नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 28 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहला कथन है कि अंतरिम सरकार का गठन अगस्त 1946 में चुनी गई संविधान सभा से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था और प्रतिनिधि प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, गजनफर अली खान कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है और ध्यान रखेंगे कि इस अंतरिम सरकार के मंत्रालय से कई बार प्रश्न आप लोगों में आ चुका है। तो यहां पर अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो इसमें केवल एक कथन सही है, अतः उत्तर ए होगा। तो इससे संबंधित देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, ना कि गजनफर अली खान। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आजादी लगभग निश्चित हो गई थी। अंग्रेज भी भारत को आजाद करने के लिए राजी हो गए थे। तो भारत को आजादी कैसी दी जाएगी, इससे तय करने के लिए 1946 में ब्रिटेन की ओर से भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में अंतरिम चुनाव करवाए और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया। और दोस्तों, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, जबकि 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंस में जीत हासिल की थी। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम इट्स वाइस प्रेसिडेंट एंड सर्व एज ए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। और इस तरह से उस वक्त नेहरू के पास प्रधानमंत्री जैसी शक्तियां थी। सरकार में दूसरा सर्वोच्च पद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अंग्रेज भी थे इस अंतरिम सरकार में, यानी भारत में शासन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे भी सरकार में शामिल किया गया था। यानी सरकार की पूरी शक्ति वायसराय के ही हाथ में थी और इस अंतरिम सरकार में वायसराय के अलावा ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ को भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 2 सदस्य ब्रिटिश थे, यानी वायसराय, यहां पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेबल साहब हैं टिल फरवरी 1947 एंड फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, कमांडर इन चीफ सर क्लॉड आचिन लेक साहब थे। और उसके बाद यहां से यहां तक ये बहुत बार आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा गया है, इस मंत्रालय को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, होम अफेयर सरदार पटेल साहब को, फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डिफेंस मिनिस्ट्री बलदेव सिंह को, फिनांस देख सकते हैं लियाकत अली खान को, एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी को, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। तो दोस्तों, इसमें 5 जो मंत्री हैं वह मुस्लिम लीग से थे। पहले जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। फिर बाद में मुस्लिम लीग जब शामिल हुई तब जो है मुस्लिम लीग के भी कुछ नेताओं को इसमें मिनिस्ट्री में लाया गया, जैसे लियाकत अली खान, गजनफर अली खान, इन सब को इसमें डाला गया। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब थे। ठीक है, तो इस तरह से इन सब बातों को, लेबर मिनिस्ट्री बाबू जगजीवन राम के हाथों में थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मुस्लिम लीग, तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन मुस्लिम लीग से थे, कौन कांग्रेस से थे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पश्मीना शॉल। दोस्तों, यह पश्मीना जम्मू कश्मीर में पश्मीना नामक बकरी से यह शॉल बनाया जाता है। तो यह जो है मुगल साम्राज्य के दिनों में प्रतिष्ठा और कुलीनता की वस्तुओं के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि दोस्तों बाबर ने सबसे पहले खिलत देने की प्रथा, यानी सम्मान के वस्त्र देने की, यानी एक खिलत कपड़े का एक सेट हो सकता है जिसमें पगड़ी, कोट, गाउन, पतलून, शर्ट आदि शामिल होते हैं।
जो सभी पश्मीना ऊन से बने हो सकते हैं। तो मुगल साम्राज्य के दिनों में रैंक और कुलीनता की वस्तुओं के रूप में पश्मीना शाल को बहुत ही प्रमुखता मिली थी। तो पहला कथन एकदम सत्य है। भारत में पश्मीना बकरियों की दो नस्लें हैं, चेगू और चांगथांगी। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि जो चेगू है, चेगू की नस्ल बकरियां हिमाचल की लाहुल स्पीति घाटियों, किन्नौर और चंबा के इलाकों में पाई जाती हैं। दोस्तों चांगथांगी नस्ल की बकरियां जम्मू कश्मीर के कारगिल, लेह, लद्दाख, हिमालय के लाहुल एवं स्पीति घाटियों के इलाकों में पाई जाती हैं। इनको कश्मीरी या पश्मीना बकरियों के नाम से जाना जाता है। इनका नाम लद्दाख के चांगथांग इलाके के नाम पर पड़ा, जहां ये बहुतायत में पाई जाती हैं। दोस्तों चेंगू भी स्पीति घाटियों, किन्नौर और चंबा के इलाकों में पाई जाती हैं। दोस्तों यह -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रह सकती हैं। चांगथांगी बकरियों से मुलायम उच्च कोटि का रेशा पश्मीना प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में काफी अच्छी कीमत मिल जाती है। इस नस्ल को पश्मीना तथा मांस के लिए भी पाला जाता है तथा नर बोझा ढोने के भी काम आते हैं। इसी तरह से दोस्तों चेगू की अगर बात की जाए तो यह करीब 36,000 चेगू नस्ल की बकरियां भारत में मौजूद हैं। दोस्तों इनके नर का औसत वजन 39 केजी तथा मादा का 25 केजी होता है। हालांकि इन बकरियों से भी मुलायम रेशा पश्मीना प्राप्त होता है, लेकिन इनको मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। दोस्तों तीसरा कथन है कश्मीर पश्मीना को जीआई टैग। यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर डी होगा। इससे संबंधित यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है, और दोस्तों यहां भी ये पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पेट्रोपोल बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच अधिक आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करेगा? दोस्तों इसमें दिया गया है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या नेपाल। तो इसमें उत्तर होगा बांग्लादेश। तो यहां पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, और यह 24 परगना जिला दिया गया है। तो एन इंटरनेशनल चेक पॉइंट ऑनलाइन सिस्टम हेल्प व्हीकल्स क्रॉस ओवर सीमलेसली। तो इस तरह से यह ऑनलाइन सिस्टम काफी मदद करेगा। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पेट्रापोल है ये, और यह बीनापोल। तो इस तरह से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य यह पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी भारत की ओर स्थित एक यह चेक पोस्ट है। दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित पेट्रापोल एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से पड़ोसी बांग्लादेश के साथ व्यापार किया जाता है। दोस्तों कोविड-19 के दौरान यह व्यापार रोक दिया गया था, लॉकडाउन के दौरान। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि भारत की ओर स्थित यह चेक पोस्ट है, और यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बोगांव के निकट भारत बांग्लादेश सीमा पर अवस्थित है। दोस्तों पेट्रापोल पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र स्थलीय पोर्ट है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन भी है। दोस्तों इस स्थलीय पोर्ट के माध्यम से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 60% तक द्विपक्षीय व्यापार होता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत हैं? तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और जमानती हैं। क्या यह कथन सही है? दोस्तों यह गलत हो जाता है, क्योंकि यह गैर जमानती है इस अधिनियम के तहत। दूसरा है बाल विवाह स्वतः अमान्य है। दोस्तों यह भी कथन गलत है, क्योंकि यह कानून अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया जाता है। तीसरा कथन है कि किसी भी विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत स्वतः संज्ञान ले सकती है। यह कथन सही है। ऐसे में 1 और 2 गलत हो जाता है, अतः उत्तर ए होगा। दोस्तों इससे संबंधित यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। असम की सरकार ने 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इससे पहले कर्नाटक की सत्तारूढ़ सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए थे। तो दोस्तों यह कह सकते हैं कि यह फैसला कैसे अलग है। तो असम सरकार ने यही बताया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लगाने के साथ ही 14 साल से कम उम्र में शादी के मामलों में पॉक्सो एक्ट लगाने का फैसला किया है। आमतौर पर पुराने कानून की
कई धाराओं के तहत जमानत मिलने की गुंजाइश रहती है, लेकिन पॉक्सो लग जाने के बाद अभियुक्त को जमानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा असम सरकार गांव में बाल विवाह की घटनाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पंचायत सचिवों की नियुक्ति करेगी, जो कि कानूनी कार्रवाई में पुलिस की मदद करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 2007 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का तरीका वही है जो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के पद को हटाने का है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, पद से सेवानिवृत्त के बाद उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश भारत के किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समय दलील देने या कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो इस तरह से दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तो केवल एक सही होगा, अतः उत्तर ए है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तुलसीदास की रामचरितमानस। आजकल काफी चर्चा में है। तो दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है? लगातार राजनीतिज्ञों के द्वारा इस पुस्तक पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि यह शूद्रों और नारियों के खिलाफ यह पुस्तक है। तो दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की थी कि उनसे समाज के एक बड़े तबके का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। तो दोस्तों, यह मांग अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के द्वारा उठाई गई, इसी तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो इस तरह से इसका समय समय पर विरोध होता रहा है। तो दोस्तों, यह रामचरितमानस यह कविता 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी गई थी और यह 7 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के अयोध्या के राजा के बनने तक की कहानी को इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसमें कई ऐसे, जैसे सुंदरकांड में आप लोगों ने सुना होगा, सुंदरकांड है, उत्तरकांड है, लंका कांड है, इन विभिन्न जो खंडों में कई ऐसे जो कविताएं हैं जो विवादित हैं। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उन्होंने वाराणसी में गंगा के तट पर रामचरितमानस की रचना की थी और इस तरह से 1574 में रामनवमी के दिन लिखना उन्होंने यह शुरू किया था और यह कई वर्षों में कविता पूरी हुई थी। दोस्तों, इन्होंने पहले अध्याय यानी बालकांड के 7वें श्लोक में तुलसीदास कहते हैं कि सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात उन्होंने अपने सुख के लिए रघुनाथ यानी भगवान राम की कहानी लिखी है। दोस्तों, तुलसीदास सम्राट अकबर के समय में रहते थे और कुछ का मानना है कि वह अकबर के सेनापति बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना के संपर्क में थे और उन्होंने संचार काव्य का भी आदान प्रदान किया था। दोस्तों, तुलसीदास ने भगवान राम की कहानी को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्रीय बोली में लिखा था जिसे ज्यादातर लोग समझते थे। तो इस बात से क्या हुआ कि संस्कृत विद्वानों ने काफी क्रोध भी किया था और इनका काफी विरोध हुआ था। तो दोस्तों, इसमें जो आलोचनात्मक अंश हैं वह मुख्य रूप से, जैसे सुंदरकांड की एक चौपाई है, जब भगवान राम तट पर होते हैं लेकिन समुद्र रास्ता देने से इनकार करता है। तो जब भगवान समुद्र को सुखा देने की धमकी देते हैं तो वे कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ते सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर गीता प्रिंटिंग प्रेस ने ताड़ना को शिक्षा के रूप में अनुवादित करता है, जबकि कुछ आलोचकों का कहना है कि इसका अर्थ है पीटना या डांटना। तो यानी यहाँ पर शूद्र, अनपढ़ और स्त्रियों, इनको निचले पायदान पर दिखाया गया है। यही कारण है कि इसका विरोध हो रहा है। इसी तरह से उत्तरकांड में कागभूषुंडी यानी कौवा पक्षियों के राजा गरुड़ से कहता है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोली कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुदाई होई सन्यासी। तो यानी इसमें जो है लिखा गया है कि इन जो जातियों के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि इनकी पत्नियों के मृत्यु के बाद, धन की हानि के बाद लोग अपना सर मुंडवाकर सन्यासी बन जाते हैं। तो इस तरह से यह कई बार जो है
निम्न जाति, अब इसमें जैसे कि बाद में काकभूषुंडी कहते हैं कि अधम जाति में शिक्षा पाए, भयो जथा अहि दूध पिलाए। तो इस तरह से कुछ अरण्य कांड में भगवान राम कबंध राक्षस का वध करते हैं, उस पर भी काफी विरोध है। इसी तरह से जब भगवान राम लंका पहुंचते हैं तो रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति को युद्ध में ना जाने की मनाने की कोशिश करती है। फिर क्रुद्ध रावण स्त्रियों के 8 अवगुणों का वर्णन कर देता है। तो ऐसी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस पुस्तक का काफी विरोध होता आया है। और दोस्तों, पिछले और भी, जैसे रामचरितमानस पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धार्मिकता के अवतार। तो इस तरह से ई रामास्वामी पेरियार का नाम सुना होगा, जैसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों के नेताओं द्वारा उनके आचरण की आलोचना की गई थी। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से 22 वादे किए थे। उनमें से एक था कि मैं राम और कृष्ण में विश्वास नहीं रखूंगा, जिन्हें भगवान का अवतार कहा जाता है। तो इस तरह से कई बार यह मुद्दा उछाला गया है, लेकिन दोस्तों यह कह सकते हैं कि कई लोग इसके साथ खड़े हैं, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो धर्म ग्रंथों के प्रति आदर और सम्मान, कई मुस्लिम संगठन इसमें इस पुस्तक के समर्थन में आए हैं। यानी मौलाना वासिफ हसन का कहना है कि धर्म ग्रंथों के प्रति हमें आदर और सम्मान है। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम और इस्लाम के सच्चे अनुयायी होने के नाते हमारे मन में हिंदू धर्म और उसके धर्म ग्रंथों के प्रति भी आदर और सम्मान है। तो दोस्तों, इस तरह से कई ऐसे मुस्लिम जो मौलाना हैं, उन लोगों ने इस रामचरितमानस पुस्तक का सपोर्ट किया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया और इसका अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।